बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 3 का अलिफ जुज़ नज़्म के अशार की तशरीह। ये 10 नंबर के लिए सवाल आता है और अमूमन एक ही नज़्म के 2 अशार तशरीह के लिए आते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं हवाला नज़्म, नज़्म का उन्वान, शायर का नाम, तशरीह तलब अशार, फिर तशरीह की हेडिंग देके हम तशरीह शुरू करते हैं। एक शेर की तशरीह तकरीबन 1.5 सफ़े की होनी चाहिए। इस तरीके से दोनों अशार की तशरीह तकरीबन 3 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए और उसमें हम एक शेर की तशरीह में 2 से 3 हवाला जात लिखते हैं। उसके बाद इसी सवाल का बेजुज़ गज़ल के अशार की तशरीह। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं हवाला गज़ल, गज़ल गो जा शायर का नाम, फिर मफ़हूम 1.5-2 लाइन का हम मफ़हूम लिखते हैं। फिर उसके बाद तशरीह की हेडिंग दे के इसकी तशरीह शुरू करते हैं। अमूमन एक ही गज़ल के या एक ही शायर की जो दोनों गज़लें हैं उनमें से 3 अशार आते हैं और एक शेर की तशरीह हम 1 सफ़े की करते हैं। इस तरीके से 3 अशार हैं तो 3 सफ़ात की तशरीह होगी और एक शेर की तशरीह में हम आमतौर पर 2 हवाले के शेर जो है वो लिखने की कोशिश करते हैं। ये भी 10 नंबर का सवाल है। उसके बाद है सवाल नंबर 4, सियाक़ व सबाक़ के हवाले से किसी एक इक़्तिबास की तशरीह। उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं हवाला मतन, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, तशरीह तलब इक़्तिबास, फिर सियाक़ व सबाक़। और सियाक़ व सबाक़ 7 से 8 लाइन का काफ़ी है। 7 लाइन जो है वो लिखने के बाद आखिरी लाइन जो आप वो लिखते हैं कि ये इक़्तिबास तकरीबन सबक के शुरू में से लिया गया है या दरमियान में से लिया गया है या आखिर में से लिया गया है। उसके बाद तशरीह की हेडिंग देके उस इक़्तिबास की तशरीह शुरू कर देते हैं और उस पैराग्राफ की तशरीह जो है वो भी कम अज़ कम 3 जो है वो सफ़ात पे होनी चाहिए, क्योंकि ये 15 नंबर का ये सवाल है। इसमें 1 नंबर सबक के उन्वान का, 1 मुसन्निफ़ के नाम का, 3 सियाक़ व सबाक़ के और 10 नंबर के लिए हम तशरीह लिखते हैं और कोशिश करते हैं कि इसमें भी हम 4-5 जो है वो हवाला जात लिखें। उसके बाद है निसाबी सबक का ख़ुलासा। निसाबी सबक के ख़ुलासे में सबसे पहले हम उस सबक का उन्वान लिखते हैं, उसके नीचे मुसन्निफ़ का नाम लिखते हैं और ख़ुलासे की हेडिंग देके इसको लिखना शुरू कर देते हैं। एक ख़ुलासा जो है 1.5 से 2 सफ़े का लिखते हैं और इसमें किसी किस्म के कोई भी हवाला जात हम नहीं लिखते। पहली और आखिरी लाइन मार्कर से लिखने की कोशिश करते हैं और एक सफ़े में 3 से 4 अल्फाज मार्कर से हाईलाइट भी करते हैं। उसके बाद है नज़्म का ख़ुलासा। नज़्म के ख़ुलासे में भी बिल्कुल इसी तरीके से सबसे पहले नज़्म का उन्वान, उसके नीचे शायर का नाम, फिर ख़ुलासे की हेडिंग देके लिखना शुरू कर देते हैं। और एक नज़्म का ख़ुलासा तकरीबन आधे पेज का 8 से 10 लाइन काफ़ी होती हैं। उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि जो बातें किताब में हैं उनको ही हम लाजमी उसमें डिस्कस करें, अपनी तरफ से लिखने की कोशिश नहीं करते। और नज़्म के ख़ुलासे में भी चंद अल्फाज हाईलाइट करते हैं। फिर उसके बाद है मकालमा। मकालमे में उन्वान, किरदार, मंज़र या मार्कर से लिखने के बाद फिर हम मकालमा शुरू कर देते हैं। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम। और हमारा मकालमा भी 3 सफ़ात यानी एक जो हमारा किरदार है उसके 15 मकालमे होने चाहिए कम अज़ कम और दोनों किरदारों के कम अज़ कम 30 मकालमे जो हैं वो लाजमी होने चाहिए। और कोशिश करें कि मकालमे जो हैं वो छोटे होने चाहिए, 1 या 1.5 लाइन से ज़्यादा मकालमा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है रुदाद। रुदाद में भी हम कोशिश करते हैं कि 2.5 से 3 सफ़े की जो है वो रुदाद हम लिखते हैं और उसमें भी हम 5-6 हवाला जात लिखने की कोशिश करते हैं।
اور اگر روز نامچہ آ جائے تو روز نامچہ بھی بالکل اسی طریقے سے 2.5 سے 3 پیج کا ہی ہم لکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے درخواست۔ درخواست میں بھی جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم جو ہے وہ ہماری درخواست ایک صفحے پہ جو ہے وہ آ جائے، اور اس میں جو چیزیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے، مارکر سے لکھنی چاہیے، وہ مارکر سے ہی لکھی ہوئی ہوں، اور تاریخ بالکل ٹھیک لکھی ہوئی ہو تاکہ دیکھنے میں بھی وہ خوبصورت لگے، اور پھر زیادہ سے زیادہ اس میں سے نمبر حاصل کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہے رسید۔ رسید میں بھی ہم چند الفاظ مارکر سے ہائی لائٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری رسید جو ہے وہ ایک صفحے پر مکمل ہو جائے۔ اور اس کے بعد ہمارا آخری سوال ہے تلخیص نگاری۔ تلخیص میں ایک پیراگراف دیا گیا ہوتا ہے جس کو ہم نے مختصر کرنا ہوتا ہے۔ اس میں جتنے الفاظ ہوتے ہیں یا جتنی لائنز ہوتی ہیں ان کو ہم 3 پر تقسیم کرتے ہیں، تو جو نتیجہ نکلتا ہے ہمارے الفاظ یا ہماری لائنز اتنی ہی ہونی چاہیے۔ عموماً 5 سے 6 لائن کا جو ہے وہ پیراگراف ہوتا ہے، تو ہم جو تلخیص کرتے ہیں وہ 2 سے 2.5 لائن میں ہوتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ 2 سے 2.5 لائن سے زیادہ تلخیص کسی بھی صورت نہ ہو۔ اور تلخیص کرنے کے بعد میں ہم اس کا عنوان لکھتے ہیں، اور عنوان لکھنے کے بعد پھر ایک اور ہیڈنگ ہم دیتے ہیں متبادل عنوان، کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا اصل عنوان غلط ہو جائے تو پھر ہمارے متبادل عنوان میں 1 یا 2 عنوان ہم اس پیراگراف کے اور جو ہے وہ منتخب کر کے اس میں سے جو ہے وہ نکال کے لکھ دیتے ہیں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اصل عنوان غلط ہو جائے تو متبادل عنوان میں سے ہمارا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ سوال نمبر 3 کا الف جز نظم کے اشعار کی تشریح یہ 10 نمبر کے لیے ہے، غزل کے اشعار کی تشریح یہ بھی 10 نمبر کے لیے ہے۔ اس کے بعد سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح یہ 15 نمبر کے لیے ہے۔ اس کے بعد سبق کا خلاصہ 10 نمبر کے لیے ہے، نظم کا خلاصہ 5 نمبر کے لیے ہے، اور مکالمہ یا رداد جو ہے یہ بھی 10 نمبر کے لیے ہے، درخواست یا رسید جو ہے یہ بھی 10 نمبر کے لیے، اور تلخیص کا جو ہمارا سوال ہے یہ بھی 10 نمبر کے لیے ہے۔